जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग डीआई को स्टार्ट कर चुके हैं, पर अब डीआई का लगभग हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करना सीख चुके हैं। इससे पहले एक डीआई जो हम लोग किए थे उसमें हम लोग क्या देखे थे, उसमें हमको एंगल दिया हुआ था और उसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन सेट करना पड़ता था। सर्कल वाला इससे पहले किए हैं ना हम लोग। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछेगा। दोनों ही बात में बस एक ही चीज याद रखना था हमको, जब भी सर्कल आएगा वहां पे बस हमको सीधे याद रखना है कि 360 डिग्री, और दूसरा क्या बोले थे और याद करने के लिए कि 100%, यानी 360 डिग्री इक्वल कितने के बराबर होगा, 100% के। इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होने वाला। जैसे कि 100% का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आपस में पूरा, जब कोई भी चीज़ आपस में जब कंप्लीट होता है उसी को तो हम लोग 100% कहते हैं। तो यहाँ पे ये सर्कल जब पूरा एक कंप्लीट है इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, 100%। अच्छा, कभी भी ऐसे परसेंटेज लिख के आए तो अब ये मत करने लगना कि इनको जोड़ के देखें क्या 100% आ रहा है कि नहीं, वो 100 ही आएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक ना। अगर यहाँ पर एंगल लिखा होता तो उस एंगल को जोड़ने की आपको तकलीफ नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उसका जोड़ जब भी आएगा तो वो 360 डिग्री ही आएगा, क्योंकि एक सर्कल का कंप्लीट जब होता है तो वहाँ पे कितने एंगल का कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो इस चीज़ को कभी भी कोशिश नहीं, लड़के क्या करते हैं कि उनको पता है फिर भी क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। जोड़ने का कोई मतलब है? अगर यहाँ परसेंटेज सब लिखा हुआ है तो इसको जोड़ने का कोई मतलब है? हाँ, इसमें कहीं आएगा तब पर भी कोई जोड़ने की जरूरत है, उसको हम 100 डायरेक्ट मान के कर सकते हैं ना। समझ में आया बात? अच्छा, यहाँ पे देखो कोई भी फ्रैक्शन में तोड़ के तो नहीं दिए हुए, कहीं फ्रैक्शन में तोड़ा हुआ दिख रहा है लेटर परसेंटेज। तो अब ये मत सोचने लगना कि सर हमारे एग्जाम में फ्रैक्शन में तोड़ा हुआ मिलेगा, तब मिलेगा ही नहीं। क्या होगा? नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तब पर भी वो सबके लिए तो नया हो जाएगा, सिर्फ आपके लिए तो होगा नहीं। वो क्या होगा, सबके लिए नया हो जाएगा। और जब वैसा आएगा तो उसका भी हम बताएं कि कैसे काम कर लेना है, रेशियो बना कर लेंगे। सबको फिर हम क्या करेंगे, बटे में ही तोड़ लेंगे। समझ में आ रहा है भाई? क्या अगर ये 100% है तो इसको हम लोग बटे में नहीं लिख सकते हैं? इसको भी तो हम लोग बटे में लिख सकते हैं ना कि कितना होगा। उसी तरीके से जैसे अगर यहाँ पे सही बटे में रहता तो उसको भी तो हम तोड़ के लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत उसमें नहीं। तब इस क्वेश्चन किया जाए। इस ग्राफ में समझाने जैसा हमारे पास कुछ है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक कोई ग्राफ बनाया है जिसमें कागज, मुद्रण, बाइंडिंग यानी जल्दसाजी और अन्य ऑर्डर्स के बारे में बात किया है। कागज के लिए 25% है, मुद्रण के लिए 27% है, बाइंडिंग के लिए 33% है और ऑर्डर्स के लिए 15% है। अब इसमें तो और कुछ बताने लायक है नहीं। अच्छा, यहाँ पे कहीं भी टोटल नहीं है मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, तो यानी कि जब भी हमको एज्यूम करना होगा तो या तो एग्जामिनर हमको खुद बताएगा कि टोटल कितना होगा, ठीक, या फिर हमको खुद क्वेश्चन में कोई भी एक नंबर जो हमारा कैलकुलेशन इजी कर सके उस नंबर को हम मान लें। मेरा मर्जी 10 करेगा 10 मानेंगे, अगर हमको बहुत बुरा भाग करने में मजा आता है तो हम 99 मान के परसेंटेज निकाल करेंगे, या हमको बहुत मुश्किल लगता है तो हम 100 मान के कर लेंगे, क्योंकि बंटवारा करने में फिर आसानी हो जाए, क्योंकि हमको पता ही है कि 100% के बराबर है। तो जो नंबर जितना दिख रहा उतना ही वो परसेंटेज दिख रहा उतना ही वो नंबर भी हो जाएगा, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला, यदि कुल व्यय 60,000 रुपये है तो मुद्रण पर किया गया व्यय कितना है। अब क्या बोल रहा है वो, टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 60,000 है, यही बोल रहा है। और बोल रहा है कि मुद्रण पर किया गया व्यय कितना है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या इसको हमको बताना होगा कि आंसर आप लोग दे रहे हैं? क्या होगा इसका आंसर? ऐसे टाइप के क्वेश्चन तब आते होंगे तो मन में लड्डू फूट जाता होगा तुरंत, कह रहे बस एक नंबर अपना हो गया, नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, करते हैं इसको। तो ये बताओ, जब 60,000 बात कर रहा है और बात किसकी कर रहा है, परसेंटेज की निकालने की, तो हमको ये बताओ अगर 60,000 है तो वो रियल में वैल्यू किसके बराबर का है, 360 डिग्री के या 100% के? 100% के बराबर ना है, क्योंकि एंगल तो पूछा नहीं है हमसे। तो ये हो गया 100।
अब हमको बताना किसका है, मुद्रण का, वो कितना है 27। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत, क्योंकि पूरी इसकी वैल्यू कितनी है 100 के बराबर, और 100 कितना दिया है 60,000। चाहिए कौन सा हमको, बस 27 ही तो चाहिए, तो 27 लिख दिए, काटा पीटे खून खराबा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो अब यहाँ पे कैसे करेंगे गुणा। अब गुणा करने के लिए क्या नियम हो सकता है, 27 का टेबल याद है किसी को, नहीं याद है। 270 पता है कि 10 गुना करेंगे तो हो ही जाएगा। 270 का आधा कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा ना। और 135 जब आ गया तो एक बार क्या किए, कम जोड़े थे, तो 135 में 27 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 135 और 27, 3 2 5, 150 ऐसे हो गया। और 7 5 कितना होता है 12, यानी कि 162 हो जाएगा। समझ में आया, इस तरीके जोड़ने घटाने में गुणा करने में दिक्कत। अब 162 तो आ गया हमारा, पर क्या ये 162 ही बस रहेगा, अरे 2 जीरो को कौन लाएगा, इसको भी तो लाना होगा, तो 2 जीरो का 2 जीरो आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 16,200 रुपया खर्चा किस पे किया होगा, कागज पे किया होगा। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत इसमें, इस क्वेश्चन में। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कागज के व्यय के क्षेत्र का कोणीय मान क्या होगा, यही है। अब देखो इसमें बस हम लोगों को यही ध्यान देना है कि कौन सा हमारा वैल्यू होगा और किस पे हमारा निकालना है। और जब ये चीज पता हो हमको कि कोई भी वैल्यू कब माना जाता है, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अब कौन होता है कब वैल्यू, पता चला क्या, अभी भी कंफ्यूजन, कब, जब एक ही चीज की 2 बार बात की जाए वही हमारा क्या होता है, हमेशा वैल्यू होता है। समझ में आया, इस चीज को याद रखना है, वरना मैथ के फॉर्मूले से तो हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है, वरना मैथ के फॉर्मूले से हो ही जाएगा। जब कोई भी चीज अपने आप में उसके बराबर है और उसी के बराबर में हमको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो वहां पे तो हम आसानी से बता ही सकते हैं। अब यहाँ पे बताओ 360 डिग्री बराबर है किसके, 100% के, और बताना हमको किसका है, कागज का। ठीक, तो यहाँ पे देखो 360 डिग्री बराबर है किसके, 100% का, और बताना किसका हमको, 25% का। ठीक, एक मान ये है हमारा। दूसरा मान एक और हम बना सकते हैं, वो क्या बनेगा कि 100% बराबर है 360 डिग्री के, और यहाँ पे भी फिर क्या लिखना है, परसेंटेज निकले। पर क्या यहाँ पे हमारा एंगल आएगा, यहाँ पे क्या हमारा एंगल आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम बताएं कि जो 2 बार पूछेगा वही हमारा क्या होगा, वैल्यू होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमसे दिया भले इसमें परसेंटेज है, पर पूछ हमसे क्या रहा है, कोणीय मान है। और ये यहाँ पे नहीं भी लिखा है तब पर भी 360 डिग्री एक वृत्त का मान होता है। यानी 2 बार कौन पूछा हमसे, कोणीय मान ही पूछा हमसे, तो वैल्यू कौन हो जाएगा 360 डिग्री। इसका मतलब देखो सिंपल सा होता है, इसमें कुछ ज़्यादा टिम टाम नहीं होता है। देखो क्या होता है कि जैसे 100% बराबर है 360 डिग्री के, तो 25% बराबर होगा, तो 360 बटे के 100 इंटू में 25। देखो रियल में मैथ के फॉर्मूले से ऐसे होगा, तो 25 चौके 100 और इससे काटोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक, या फिर एक मान और निकाला जाता है, कैसे, 100% बराबर है 360 के, तो 1% बराबर निकाल लो, कितना आएगा 360 बटे के 100। अब इसको जो काटोगे तो ये 1% की वैल्यू देगा, और फिर 1% से इस 25 में गुणा कर लो, बात तो वही है ना, गुणा कर लो, आ जाएगा वही आंसर। समझ में आ रहा है बात। पर इस वाले कॉन्सेप्ट से जब हम लोग करते हैं तो ये बहुत बार, कई बार क्या होगा, कंफ्यूजिंग होगा। हमेशा याद रखना कि जो भी 2 बार देगा वो हमारा क्या होगा, वैल्यू होगा। समझ में आया बात। यहाँ पे आंसर किससे आएगा, पहले वाले से, तो इससे काट दो 25 चौके 100 और 4 नवा 36, यानी 90 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। क्लियर हुआ, तो इसका आंसर कितना आ गया 90 डिग्री।
ऊपर वाले कितना आया था 16,200, कितना ही आया था ना शायद। चलो अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि जल्दसाजी पर किया गया व्यय कागज पर किया गया व्यय से कितना % अधिक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है तुम लोगों के लिए, इसमें कोई भी एक भी कठिन सा क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि जितना पढ़े हो अब तक उस हिसाब से ये इजी है। अब देखो क्या बोल रहा है, जल्दसाजी पर किया गया व्यय कागज पर किए गए व्यय से कितना अधिक है। जल्दसाजी देखो कौन है, ये है 33%, कागज पे कितना है 25%। अब यहाँ पे हम पता कैसे करें कि कितना ज़्यादा है या कितना कम है, पता करना होगा ना। तो ये बताओ इनके ओवरऑल किस पे ये है 100% पे ही है, तो इनको भी हम लोग डायरेक्ट 100 से मान निकाल लें अगर इनका, कि अगर ये एक नंबर ही होते हैं और वो नंबर अगर हम 100 मान लें तो इसका 33% का मतलब क्या होगा 33। देखो यहाँ पे हमको व्यय पता करना है ना। अब इस व्यय को हम लोग कितना माने, अच्छा ऊपर वाले कोई भी व्यय अगर ये व्यय है तो इस व्यय को हम कितना माने कि हमारे लिए गुणा भाग आसान हो जाए। तो यहाँ पे देखो सब 33, 15, 25 और 27 के फॉर्म में दिया, यानी सबका बराबर क्या है 100 है। इनको ऐड करोगे तो 100 ही आएगा, ठीक। तो उस व्यय को हम क्यों ना मान ले कि उसके पास 100 रुपया ही होगा, उस 100 रुपये में से ही 33, 27, 25 और 15, इसको हम लोग 10,000 भी मान सकते हैं, 5,000 भी मान सकते हैं, 2,000 भी मान सकते हैं, 1 रुपया भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यय कहीं लिखा नहीं है। तो व्यय हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। और परसेंटेज जब निकालते हैं तो वहाँ पे रोल एक नंबर का होता है, वो 10,000 हो या 50,000 हो, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है। तो यानी कि अगर यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट 100 मान ले तो हमारा जल्दसाजी का कितना आ गया 33, यानी ये बाइंडिंग का आ गया। और उसके बाद अगर पेपर की बात करें तो कितना है उसका 25, ठीक। अब ये देखो बोल रहा है कि ये जल्दसाजी पर किया गया व्यय कागज पर किए गए व्यय से कितना % अधिक है। अब देखो यहाँ पे अगर 25 था तो ये 25 से बढ़कर कितना हो गया 33, यानी बड़ा कितना है 8 ही तो बड़ा है। पर ये 8 की वृद्धि किस पे हुई है 25 पे ही तो हुई है, तो 8 की वृद्धि हुई है। और कंपेयर भी किससे किया जा रहा है कागज से ही, तो बेस क्या मानेंगे हम यहाँ पे कागज ही मानेंगे, क्योंकि वृद्धि भी किस पे हो रही है कागज से हो रही है, और कंपेयर भी किससे हो रहा है कागज से हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा बेस क्या हो जाएगा 25, और परसेंट के लिए गुणा में 25 चौके 100 और 8 चौके 32, यानी कि वो कितना % अधिक है 32%। समझ में आया बात। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 32%। इसमें किस तरह कोई दिक्कत समस्या किसी को। देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि कागज पर किया गया व्यय 20,000 रुपये है तो अन्य पर हुआ खर्च बताएं। अब ऐसा क्वेश्चन भी तो आसानी है, बोल तो नहीं, ये वाला डायग्राम बहुत ही इजी है, ठीक। यहाँ पे क्या दे रहा है, यदि कागज पर किया गया व्यय 20,000 है तो अन्य पर हुआ खर्च बताना है हमको। कागज पर मान कितना मान रहा है 20,000, तो 20,000 वैल्यू वहाँ पे 100% का दे रहा है या सिर्फ कागज का दे रहा है, सिर्फ कागज का दे रहा है। तो इस 20,000 के नीचे कौन आएगा 100% या सिर्फ कागज का। जब कागज का दिया है तो जाहिर सी बात है बेस उसका कागज ही रहेगा, तो कागज कितना है 25%। पूछा हमसे क्या है कि अगर 20,000 है तो अन्य पर हुआ खर्च बताना है। अन्य कितना है 15%। अब देखो काटा पेटी खून खराबा 3, 5, 4, यही 12, यही आ गया हमारा आंसर। बताओ ऐसे क्वेश्चन हैं ये कि इनका अगर पेन नहीं उठाए तब पर भी आंसर बहुत आसानी से दिया जा सकता है। क्या इसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत है। जो लोग कहते हैं कि हम बिना पेन के भी क्वेश्चन सॉल्व करा दें, तो ये बताओ बिना पेन के क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई भी करा ले जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं कि बिना पेन पेपर का होगा। वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन किस लेवल का है, कि हम उसको बस बिना पेन चलाए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
अगर हमारा कैलकुलेशन बढ़िया नहीं है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो कितना भी इजी क्यों ना, अगर 2+2 भी पूछ दे, अगर ये ना पता हो कि 2+2 को जोड़ते कैसे हैं, तो हम बता थोड़ी पाएंगे कि 4 होगा, बता पाएंगे कभी? तो कोई भी क्वेश्चन टफ या कोई भी क्वेश्चन इजी कब होता है? जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जो भी चीज़ का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, वही चीज़ हमारे लिए क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। और जिसका पता ही नहीं है कुछ, वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो इजी बस इसीलिए लग रहा है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा किया गया है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे बहुत ही कमांड बन चुका है। तो यहाँ पे हम लोग बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर पूछ रहा है भाई कितना है, 20,000 है, तो सीधे मान लेते हैं हम लोग वहाँ पे 20,000 का 25%, ठीक, वहाँ पे आ गया। अगर उसके बाद बताना हमको 15 का, वहाँ पे कैलकुलेट कर लिए 3 और यहाँ पे आ गया 5, 5 से 20 को काट दिए, 4 3 12 और बचा 3 जीरो लगा दिए पीछे। तो इसमें क्या पेन चलाना पड़ेगा? तो इसी तरीके से जो आदमी कहता है ना कि बहुत कम समय में आप मैथ पे प्रैक्टिस करिए, मतलब कि प्रैक्टिस करने का मतलब ही बस ये होता है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो आप क्वेश्चन को देखते ही बहुत तेज़ी से उसको सॉल्व कर दें। अब अगर बिना पेन चलाए अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें बहुत तेज़ी से, आपका समय तो बच गया ना। अब दूसरे क्वेश्चन पे दे सकते हैं ना जो टफ होगा थोड़ा, इससे समझ में आ रहा है बात? तो समय बचता कैसे है? जब थोड़ा सिंपल, और हर एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है। जब भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो उसमें याद 50% तो एकदम इजी क्वेश्चन ही होते हैं, 50% इजी होते हैं। उसके बाद जो 10% है वो थोड़ा उससे बढ़िया होंगे, 10% और जो है थोड़ा उससे बढ़िया। ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो 75% ऐसे होते क्वेश्चन जो हर बच्चा कर सके, जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है। उसके बाद का जो 25% है वो उनके लिए होता है जो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, और उसमें भी सिर्फ 10% क्वेश्चन ऐसा होता है जो कितने दिन से भी पढ़े पर उनसे भी नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? ये लेकिन डिपेंड करता है एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम। अब पीटी ये क्लास 10th का आएंगे, यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले भी बैठेंगे बच्चे, तो उनके लिए आप टफ से टफ कितना बना के ले जाएंगे, उसी में 10 वाले बच्चे भी बैठेंगे, उसी में ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी बैठेंगे। समझ में आ रहा है? तो जब इन दोनों को बैठाया जा रहा है एक ही एग्ज़ाम में, तो 10 वालों के लिए तो नाइंसाफ़ी हो ही रहा है साथ में साथ, क्योंकि वहाँ पे अगर पेपर का स्तर बढ़ा दे तो 10 वाले तो वैसे भी सेलेक्ट नहीं होने वाले। तो पेपर का स्तर यहाँ पे इजी होगा, तो यहाँ पे आप पूरे में पूरा मैथ कर सकते हैं, 25 के 25 सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर यही अगर आप जब एसएससी सीजीएल वगैरह का जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आप क्या 25 का 25 सही कर पाएंगे? 1-2% बच्चे कर लेते हैं, 1-8% कहना गलत हो जाएगा, 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा 100% कर जाते हैं, मतलब कि 100 में 100 सही कर जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पर क्या सब होते हैं? नहीं। तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि कभी कोई क्वेश्चन नहीं आए तो समझ लेना कि अभी हम उस स्तर पे तैयार नहीं हैं। उससे अपना मोराल डाउन नहीं करना है, उससे बस हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर हमसे ये नहीं हो पाया तो ठीक है, ये नए टाइप का क्वेश्चन, इस पर हमको भी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जिस दिन इस पर भी प्रैक्टिस हो जाएगा ये भी हमारे लिए ईजी हो जाएगा। समझ में आए? तो उससे अपना मोराल ये नहीं करना कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो अब छोड़ ही दे पूरा इसी को, कि करना ही नहीं, अब तो आ ही नहीं रहा है। एक नहीं आ रहा है ना, बाकी हो सकता है 4 आ रहा हो, तो एक को लेके परेशान कभी नहीं होना है, ठीक। अब देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रहा है। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अन्न एवं कागज के व्यय का अनुपात क्या होगा? बताओ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, अब इससे आसान क्या ही होगा। देखो क्या बोल रहा है, अन्न और कागज के व्यय का अनुपात क्या होगा? बताओ यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, बस हमको इस पे ध्यान यही देना है कि जब रेशियो की बात आएगी तो जो पहले आया है वो पहले रहेगा। समझ में आया? तो अन्य अगर पहले आया है तो अन्य ही पहले होगा। क्लियर? तो अन्य कितना दिया? 15। अच्छा, यहाँ पे जब परसेंटेज दिया है तो बहुत लोग के दिमाग में आएगा सर परसेंटेज दिया, कोई वैल्यू तो दिया नहीं। नहीं दिया तो खुद से बनाइए। आप इस नंबर को 100 तो मान ही सकते हैं ना, कि इसके पास 100 होगा और अगले के पास जितना भी होगा उसमें से बांट देंगे हम। तो हमारे पास 100 रुपये था तो उसका 15% हमको अन्य में खर्चा करना था, तो यहाँ पे अन्य पे खर्चा कर दिए, तो यहाँ पे कितना आ गया? 15। यहाँ पे कितना आ गया? 15। साथ में और किसके साथ बोला है? कागज। कागज पे कितना खर्च किए हम? 25। अब देखो 3 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, तो इसका रेशियो क्या बनना है? 3:5।
कोई टफ नहीं, बहुत आसान था। ठीक, तो इस वाले DI वाले में इतना ही रहने देते हैं। तो इस DI में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छा, इतना पॉइंट तो हो ही गया। इसमें एक पॉइंट और हम भूल गए थे, जैसे कि अभी तक हम लोग परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को सीख ही चुके हैं, जो हमारे पेपर के लेवल के स्तर के आने वाले क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद DI का हम लोग सीख गए थे, यानी हमारा अभी 20 से 22 नंबर हमारा तो सिक्योर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब हम सोच रहे हैं कि कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे हमारे करेंट्स अफेयर वाले हैं, उसका भी वेटेज है, 10 नंबर के आने वाले हैं करेंट्स अफेयर, और 10 नंबर के आने वाले हैं क्या, तुम्हारे उसमें स्टैटिक्स के पार्ट्स, तो वो 20 नंबर के हो गए। तो अगर उनको भी कवर कर लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए और बेहतरीन हो जाएगा, कि जितना अब तक हम लोग आ रहे हैं उसमें सीधे हमारे साथ और बढ़ जाएगा। ठीक, तो अब कोशिश ये करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो से या बहुत जल्दी उस पर करेंट अफेयर्स की क्लास और स्टैटिक वीडियोस की क्लास, अच्छा करेंट के साथ ही स्टैटिक को हम लेके चलेंगे, तो दोनों आपस में कंबाइन होके चलेगा, जिससे और अच्छे से हमारा उस पर पकड़ हो सके कि अगर ये पॉइंट करंट का छूट जाए तो उसमें स्टैटिक्स अगर आ जाए तो उसको तो हम घुमा घुमा के लपेट लें, कोई दिक्कत वाली बात ना हो। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग देखा जाएगा जिसमें हम लोग कुछ करंट के भी क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा और समझा जाएगा कि करंट को और आसानी से कैसे किया जाता है। करंट के लिए जैसे क्या होता है ना कि करंट के लिए कुछ बच्चे रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ ही माहौल बनाएंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ेंगे, रोज़ 1-1.5 घंटा वो किसी दूसरे सब्जेक्ट पे दे लिए होते हैं, तो आज कहीं सेलेक्ट हो गए होते हैं। रियलिटी ये है, करंट एग्ज़ाम से पहले 15 से 20 दिन पहले पढ़ लेना चाहिए, वो भी सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहिए जितना कि इम्पॉर्टेंट हो। जैसे कि ये नहीं कि हमको रोज़ का पढ़ना है, 6 महीने का पढ़ लो, 1 साल का पढ़ लो, ऐसा तो है नहीं। कुछ बुक्स हैं, उन बुक्स से पढ़ लो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और जितने भी टीचर पढ़ाते हैं वो भी क्या करते हैं, उसी बुक का ही पढ़ाते हैं। क्या वो क्या डेली न्यूज का इकट्ठा करने जाते हैं कहीं से? ऐसी कौन सी घटना है कि रोज़ 10 ही घटना हो रही है कि आप 10 ही करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं? एक बार अगर नॉर्मल दिमाग से सोचो कि आखिर में क्यों 10 ही करंट अफेयर पढ़ाया जाता है डेली का? क्या घटना सिर्फ गिन के 10 होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है? होता होगा ना। और ज़रूरी नहीं कि किसी दिन एक भी कुछ भी ना हुआ, उस दिन भी 10 आप लेके चले आए कहीं ना कहीं से। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी कहीं ना कहीं सोर्स से उठा रहे हैं जहाँ से 10-10 लेके पढ़ा रहे हैं, और उसके लिए आप 1-1 घंटा बर्बाद कर रहे हैं। 1 घंटा उसको देने के बजाय कहीं और दे दीजिएगा, बेनिफिट होगा। ठीक, तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि पिछले साल के और इस साल के जो इम्पोर्टेंट करेंट्स के टॉपिक्स हैं उनको हम लोग अपने वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।